बापू की आत्मकथा के पिछले अध्याय में आपने सुना कि दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह पर पहुंचने पर स्टीमर को क्वारंटीन में रखा गया। इसका कारण बम्बई में फैला प्लेग बताया गया। पर वास्तविकता तो बाद में सामने आई, जब ये पता चला कि डरबन के गरीब हिंदुस्तानी एक ओर थे और धनी अंग्रेज दूसरी तरफ। बहरहाल 23 दिनों बाद स्टीमर को मुक्ति मिली और यात्रियों को उतरने का आदेश मिला। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय कसौटी। जहाज धक्के पर लगा, यात्री उतरे, पर मेरे बारे में मिस्टर स्कम ने कप्तान से कहलाया था, गांधी को और उसके परिवार को शाम को उतारिएगा। उसके विरुद्ध गोरे बहुत उत्तेजित हो गए हैं और उनके प्राण संकट में है। पोर्ट सुपरिंटेंडेंट मिस्टर टेटम उन्हें शाम को अपने साथ ले जाएंगे। कप्तान ने मुझे इस संदेश की खबर दी। मैंने उसी के अनुसार चलना स्वीकार किया, लेकिन इस संदेश को मिले आधा घंटा भी ना हुआ कि इतने में मिस्टर लाटन आए और कप्तान से मिलकर बोले, यदि मिस्टर गांधी मेरे साथ चलें तो मैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहता हूं। स्टीमर के एजेंट के वकील के नाते मैं आपसे कहता हूं कि मिस्टर गांधी के बारे में जो संदेश आपको मिला है उसके बंधन से आप मुक्त हैं। इस प्रकार कप्तान से बातचीत करके वे मेरे पास आए और मुझसे कुछ इस मतलब की बातें कहीं। अब आपको जीवन का डर न हो तो मैं चाहता हूं कि श्रीमती गांधी और बच्चे गाड़ी में रुस्तम जी सेठ के घर जाएं और आप तथा मैं आम रास्ते से पैदल चलें। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप अंधेरा होने पर चुपचाप शहर दाखिल हो। मेरा ख्याल है कि आपका बाल भी बांका ना होगा। अब तो सब कुछ शांत है, गोरे सब तितर बितर हो गए हैं, पर कुछ भी क्यों ना हो, मेरी राय है कि आपको छिपे तौर पर शहर में कभी नहीं जाना चाहिए। मैं सहमत हो गया। मेरी धर्मपत्नी और बच्चे गाड़ी में बैठकर रुस्तम जी सेठ के घर सही सलामत पहुंच गए। कप्तान की अनुमति लेकर मैं मिस्टर लाटन के साथ उतरा। रुस्तम जी सेठ का घर वहां से लगभग 2 मील दूर था। जैसे ही हम जहाज से उतरे, कुछ लड़कों ने मुझे पहचान लिया और वे गांधी गांधी चिल्लाने लगे। तुरंत ही कुछ लोग इकट्ठे हो गए और चिल्लाहट बढ़ गई। मिस्टर लाटन ने देखा कि भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने रिक्शा मंगवाया। मुझे उसमें बैठना कभी अच्छा ना लगता था। उस पर सवार होने का मुझे ये पहला ही अनुभव होने जा रहा था। पर लड़के बैठने क्यों देते? उन्होंने रिक्शे वाले को धमकाया और वो भाग खड़ा हुआ। हम आगे बढ़े। भीड़ भी बढ़ती गई, खासी भीड़ जमा हो गई। सबसे पहले तो भीड़ वालों ने मुझे मिस्टर लाटन से अलग कर दिया। फिर मुझ पर कंकरों और सड़े अंडों की वर्षा शुरू हुई। किसी ने मेरी पगड़ी उछालकर फेंक दी। फिर लातें शुरू हुई। मुझे गश आ गया। मैंने पास के घर की जाली पकड़ ली और दम लिया। वहां खड़ा रहना तो संभव ही नहीं था। तमाचे पड़ने लगे। इतने में पुलिस अधिकारी की स्त्री, जो मुझे पहचानती थी, रास्ते से गुजरी। मुझे देखते ही वो मेरी बगल में आकर खड़ी हो गई और धूप के न रहते भी उसने अपनी छतरी खोल ली। इससे भीड़ कुछ नरम पड़ी। अब मुझ पर प्रहार करने हो तो मिसेस अलेक्जेंडर को बचाकर ही किया जा सकते थे। इस बीच मुझ पर मार पड़ते देखकर कोई हिंदुस्तानी नौजवान पुलिस थाने पर दौड़ गया। सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर ने एक टुकड़ी मुझे घेर कर बचा लाने के लिए भेजी। वो समय पर पहुंची। मेरा रास्ता पुलिस थाने के पास ही होकर जाता था। सुपरिंटेंडेंट ने मुझे थाने में आश्रय लेने की सलाह दी। मैंने इनकार किया और कहा, जब लोगों को अपनी भूल मालूम हो जाएगी तो वे शांत हो जाएंगे। मुझे उनकी न्याय बुद्धि पर विश्वास है। पुलिस के दस्ते के साथ मैं सही सलामत पारसी रुस्तम जी के घर पहुंचा। मेरी पीठ पर छिपी मार पड़ी थी। एक जगह थोड़ा खून भी निकल आया था। स्टीमर के डॉक्टर दादा बरजोर वहीं मौजूद थे। उन्होंने मेरी अच्छी सेवा शुश्रूषा की। यो भीतर शांति थी, पर बाहर गोरों ने घर को घेर लिया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चला था। बाहर हजारों लोग तीखी आवाज में शोर कर रहे थे और गांधी को हमें सौंप दो की पुकार मचा रहे थे। परिस्थिति का ख्याल करके सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर वहां पहुंच गए थे और भीड़ को धमकी से नहीं बल्कि उसका मन बहलाकर वश में रख रहे थे। फिर भी वे निश्चिंत तो थे नहीं। उन्होंने मुझे इस आशय का संदेशा भेजा, यदि आप अपने मित्र के मकान, माल असबाब और अपने बाल बच्चों को बचाना चाहते हो तो जिस तरह मैं कहूं उस तरह आपको इस घर से छिपे तौर पर निकल जाना चाहिए। एक ही दिन में मुझे एक दूसरे के विरुद्ध 2 काम करने का प्रसंग आया। जब प्राणों का भय केवल काल्पनिक प्रतीत होता था, तब मिस्टर लाटन ने मुझे प्रकट रूप से बाहर निकलने की सलाह दी और मैंने उसे मान लिया। जब संकट प्रत्यक्ष मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, तब दूसरे मित्र ने इससे उल्टी सलाह दी और मैंने उसे भी मान लिया।
कौन कह सकता है कि मैं अपने प्राणों के संकट से डरा, या मित्र के जानमाल की जोखिम से, अथवा अपने परिवार की प्राणहानि से, या तीनों से? कौन निश्चयपूर्वक कह सकता है कि मेरा स्टीमर से हिम्मत दिखाकर उतरना और बाद में संकट से प्रत्यक्ष सामने आने पर छिपकर भाग निकलना उचित था? पर घटित घटनाओं के बारे में इस तरह की चर्चा ही व्यर्थ है। उनका उपयोग यही है कि जो हो चुका है उसे समझ लें और उससे जितना सीखने को मिले सीख लें। अमुक प्रसंग में अमुक मनुष्य क्या करेगा, यह निश्चयपूर्वक कहा ही नहीं जा सकता। इसी तरह हम यह भी देख सकते हैं कि मनुष्य के बाहरी आचरण से उसके गुणों की जो परीक्षा की जाती है वो अधूरी और अनुमान मात्र होती है। सो कुछ भी हो, भागने के काम में उलझ जाने से मैं अपनी चोटों को भूल गया। मैंने हिंदुस्तानी सिपाही की वर्दी पहनी। कभी सिर पर मार पड़े तो उससे बचने के लिए माथे पर पीतल की तश्तरी रखी और ऊपर से मद्रासी तर्ज का बड़ा साफा बांधा। साथ में खुफिया पुलिस के 2 जवान थे। उनमें से एक ने हिंदुस्तानी व्यापारी की पोशाक पहनी और अपना चेहरा हिंदुस्तानी की तरह रंग लिया। दूसरे ने क्या पहना सो मैं भूल गया हूं। हम बगल की गली में होकर पड़ोस की दुकान में पहुंचे और गोदाम में लगी हुई बोरों की थप्पियों को अंधेरे में लांघते हुए दुकान के दरवाजे से भीड़ में घुसकर आगे निकल गए। गली के नुक्कड़ पर गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठाकर वो मुझे अब उसी थाने में ले गए जिसमें आश्रय लेने की सलाह सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर ने पहले दी थी। मैंने सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर और खुफिया पुलिस के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस प्रकार जब एक तरफ से मुझे ले जाया जा रहा था, तब दूसरी तरफ सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर भीड़ से गाना गवा रहे थे। उस गीत का अनुवाद यह है, चलो हम गांधी को फांसी पर लटका दें, इमली के उस पेड़ पर फांसी लटका दें। जब सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर को मेरे सही सलामत थाने पर पहुंच जाने की खबर मिली तो उन्होंने भीड़ से कहा, आपका शिकार तो इस दुकान से सही सलामत निकल भागा है। भीड़ में किसी को गुस्सा आया, कोई हंसा, बहुतों ने इस बात को मानने से इनकार किया। इस पर सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर ने कहा, तो आप लोग अपने में से जिसे नियुक्त कर दें उसे मैं अंदर ले जाऊं और वो तलाशी लेकर देख ले। अगर आप गांधी को ढूंढ निकालें तो मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। न ढूंढ सके तो आपको बिखर जाना होगा। मुझे विश्वास तो है कि आप पारसी रुस्तम जी का मकान हरगिज नहीं जलाएंगे और न गांधी के स्त्री बच्चों को कष्ट पहुंचाएंगे। भीड़ ने प्रतिनिधि नियुक्त किए। उन्होंने तलाशी के बाद उसे निराशाजनक समाचार सुनाए। सब सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर की सूझबूझ और चतुराई की प्रशंसा करते हुए पर मन ही मन कुछ गुस्सा होते हुए बिखर गए। उस समय के उपनिवेश मंत्री स्वर्गीय मिस्टर चैम्बरलेन ने तार द्वारा सूचित किया कि मुझ पर हमला करने वालों पर मुकदमा चलाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। मिस्टर एस्कम ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे पहुंची हुई चोट के लिए खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, आप ये तो मानेंगे ही कि आपका बाल भी बांका हो, तो मुझे उसमें कभी खुशी नहीं हो सकती। आपने मिस्टर लाटन की सलाह मानकर तुरंत उतर जाने का साहस किया। आपको ऐसा करने का हक था, पर आपने मेरे संदेश को मान लिया होता तो ये दुखद घटना न घटती। अब अगर हमला करने वालों को पहचान सकें तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवाने और उन पर मुकदमा चलाने को तैयार हूं। मिस्टर चैम्बरलेन भी यही चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। संभव है हमला करने वालों में से 1-2 को मैं पहचान लूं, पर उन्हें सजा दिलवाने से मुझे क्या लाभ होगा। फिर मैं हमला करने वालों को दोषी भी नहीं मानता। उन्हें तो यह कहा गया है कि मैंने हिंदुस्तान में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहकर नेटाल के गोरों को बदनाम किया है। वे इस बात को मानकर गुस्सा हों तो इसमें आश्चर्य क्या है। दोष तो बड़ों का, और मुझे कहने की इजाजत दें तो आपका माना जाना चाहिए। आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते थे, पर आपने माना और कल्पना कर ली कि मैंने अतिशयोक्ति की होगी। मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। जब वस्तु स्थिति प्रकट होगी और लोगों को पता चलेगा तो वे खुद पछताएंगे। तो आप मुझे ये बात लिख कर दे देंगे? मुझे मिस्टर चैम्बरलेन को इस आशय का तार भेजना पड़ेगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी में कुछ लिख कर दे दें। मेरी इच्छा यह है कि आप मिस्टर लाटन से और अपने मित्रों से सलाह करके जो उचित जान पड़े सो करें। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूं कि यदि आप हमला करने वालों पर मुकदमा नहीं चलाएंगे तो सब और शांति स्थापित करने में मुझे बहुत मदद मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा तो निश्चित ही बढ़ेगी। मैंने जवाब दिया, देखिए, इस विषय में मेरे विचार पक्के हो चुके हैं। यह निश्चय समझिए कि मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है, इसलिए मैं आपको यहीं लिख कर दे देना चाहता हूं। यह कहकर मैंने आवश्यक पत्र लिखा और उसे वहीं सौंप दिया।
अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय कसौटी। वाचन स्वर जैनेन्द्र सिंह। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।